नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं शरद अवस्थी। अ, यहाँ बाज़ार में आज देखें तो एकदम से आज दिन के 2 हिस्से सीधे-सीधे कर सकते हैं। एक साढ़े 12 बजे से पहले का जब बाज़ार में मायूसी थी, थोड़ी लाली थी और साढ़े 12 बजे के बाद अचानक से बाज़ार मानो जग गया, कुछ नई उसको ऊर्जा मिल गई, कोई नया इंजेक्शन मिल गया। क्या हुआ? शरद आप बताइए ये जो एकदम से बाज़ार का मूड बदला है आज दोपहर में, उसमें कौन-सी बातें ख़ास तौर पे शामिल रहीं? मुझे लगता है प्राइमरीली तो यूएस रिलेटेड टेंशन्स थोड़ा डाई डाउन हो रही हैं। मुझे लगता है दोनों साइड के लिए अब सस्टेन करना थोड़ा-सा मुश्किल है। और कल जो नर्वसनेस हम स्टैंड अलोन बेसिस पे देख रहे थे, वो ज़्यादातर मॉनसून की वजह से थी, जो काफ़ी डिलेड हो सकता था। लेकिन आज थोड़ी बहुत वहाँ से न्यूज़ आई है कि मॉनसून शायद उतना भी डिलेड नहीं हो। तो उस वजह से थोड़ा रिलीफ रैली आज आई है और मुझे लगता नहीं कि दोनों ही साइड्स ईरान हो या यूएस हो, बहुत देर तक इस वॉर को सस्टेन कर सकते हैं। जी। तो मुख्य भूमिका जो अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की तरफ बात बढ़ रही है, इस आशा की है, कच्चे तेल में नरमी की है उसके चलते या साथ में मानसून जो है, उसको लेके कोई नया भरोसा बन रहा है या मानसून के जो अनुमान हैं, उनको लेकर के कुछ मतलब बाज़ार में ये भाव बन रहा है कि चलो ठीक है, ये सब चलता रहता है, अब हमारे ऊपर बहुत फ़र्क नहीं पड़ता इसका? देखिए, कल तो बहुत ज़्यादा नर्वसनेस थी कि इन्फ्लेशन वगैरह क्या इम्पैक्ट कर जाएगा, नहीं कर जाएगा। बट मेरे हिसाब से ये दोनों चीज़ें हमारे बाज़ार के लिए काफ़ी पॉज़िटिव हैं। और इसके अलावा एक तीसरा फैक्टर भी है, अगर ग्लोबली आप देखें तो ज़्यादातर जिन बाज़ारों में इम्प्रूवमेंट आई है, वहाँ पे ये सेमीकंडक्टर या एआई रिलेटेड स्टॉक्स की वजह से ज़्यादा मूवमेंट आई है। और वहाँ पे हमें लगता है कि जो जनरली एक कॉन्सेंट्रेशन मिक्स होता है वो लगभग पूरा हो गया है। जो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन इन स्टॉक्स में हो जाता है कभी कभी, तो वो ऑलरेडी वहाँ पे हो गया है, तो वो स्टॉक्स में अब रैली लीड करने की क्षमता हमारे हिसाब से अब कम है। और वैल्यूएशंस अगर आप उन स्टॉक्स की भी देखें तो वो भी काफ़ी स्ट्रेच्ड है। तो मुझे लगता है वो जो एक कॉन्सेंट्रेटेड स्पेस में एआई और सेमीकंडक्टर्स में रैली हो रही थी, वो लगभग पीक आउट हो गई है। तो उस वजह से भी नॉन इंडिया जो मार्केट्स हैं, खास करके यूएस या ऐसे कोरिया ताइवान जैसे मार्केट्स हैं जो काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं, मुझे लगता है वो आउट परफॉर्मेंस भी अब वहाँ से ख़त्म हो जाएगी ग्रेजुअली। बट ये एक ब्रॉडर पिक्चर है, समय बताएगा कि ये कितना सही है गलत है। और डोमेस्टिक और वॉर के साइड पे मुझे लगता है दोनों कंट्रीज के लिए अब सस्टेन करना बहुत मुश्किल है लड़ाई झगड़ा। और जनरली वॉर्स अगर आप देखें तो ऐसे इकोनॉमिक सिचुएशंस पे ही नॉर्मलाइज होते हैं। वर्ल्ड वॉर टू भी इसी पे खत्म हुआ था कि ब्रिटेन को और सस्टेन करना पॉसिबल नहीं था। तो मुझे लगता है ये अभी ये भी है कि ये वॉर भी अब बहुत ज़्यादा सस्टेन नहीं होगा। और अगर वॉर सस्टेन नहीं होता, हॉर्मूज ओपन अप हो जाता है, तेल के प्राइसेस ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि हर खबर पे 5 7 8% गिर जाते हैं। तो मुझे लगता है जैसे जैसे तेल 75 वगैरह के नीचे जाता है और ये कंफर्मेशन आती है कि हॉर्मूज वाली सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाएगी, इन्फ्लेशन लेके भी डर काफ़ी खत्म हो जाएगा। तो और कल परसों में आरबीआई की जो मीट है वहाँ से भी ये क्लियर हो जाएगा कि अभी तुरंत इंटरेस्ट रेट्स वगैरह नहीं बढ़ रहे हैं। फॉरवर्ड ट्रेजेक्ट्री हो सकता है थोड़ी सी निगेटिव वो बात करें, वो उनकी मजबूरी है क्योंकि बाजार इस टाइप से हो रखे हैं हालात। लेकिन मुझे लगता है वो भी बहुत दिन तक वो भी कंडीशनल है कि ये हॉर्मूज वाली सिचुएशन, तो हॉर्मूज वाली सिचुएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मॉनसून मॉनसून की स्प्रेड, इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीज़ें तो अभी 1 2 महीना थोड़ा सा सेंटर स्टेज लेंगी। बट मुझे नहीं लगता कि बहुत मटेरियल इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से इरिगेशन कनेक्टिविटी वगैरह काम कर चुके हैं ऑलरेडी नेशनल लेवल पे, 10 साल पहले और आज में बहुत फ़र्क है। और मुझे लगता है अब जो प्राइमरी पिक होना चाहिए वो अर्बन कंजम्पशन की तरफ से बूस्ट आना चाहिए, कैपेक्स की तरफ से बूस्ट आना चाहिए। और वहाँ पे उतना ज़्यादा नेगेटिव प्ले, अगर आप 2 4% मौसम बारिश कम भी होती है तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। जी, बिल्कुल। लेकिन आज कमाल किया आईटी शेयरों ने और इसमें ये कहा गया कि ठीक है दुनिया भर में आईटी शेयर खूब चल रहे हैं, लेकिन अभी तक तो उल्टा चल रहा था ना मामला मतलब एआई की कहानी से भारत को अलग काट करके देखा जा रहा था कि भई यहाँ एआई है नहीं इसलिए चलो यहाँ के आईटी नहीं चलेंगे। लेकिन आज का मामला तो कुछ अलग ही है। नहीं, मुझे लगता है बहुत सी चीज़ें आजकल ये सोशल मीडिया वगैरह होने की वजह से बहुत फास्ट मूव करती है। तो अभी क्या है कि सब लोग अपना-अपना ओपिनियन बना लेते हैं। हमारे यहाँ पे भी जो रिटेल एच&आई सेगमेंट है वो भी काफ़ी बड़ा हो गया है। हालाँकि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन से अगर बात करें तो किसी का भी व्यू नहीं है कि आईटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आईटी खत्म हो जाएगी।
और पिछले 3-4 सालों में जिस तरीके से कंसल्टेंसी पे फोकस बढ़ाया है और एआई से रिलेटेड एवेन्यूज में फोकस बढ़ाया है, आप पिछले महीने भर की या 2 महीने की न्यूज़ भी उठा के देखेंगे तो ज़्यादातर आईटी कंपनीज़ की एआई से रिलेटेड कुछ-कुछ कोलैब्स की क बातें आपको सुनने मिलेंगी। सबके पास एआई से रिलेटेड प्रोडक्ट है, साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, तो मुझे लगता है ये चीज़ है जो ऑलरेडी है, बट चूँकि नंबर्स इतने सपोर्टिव नहीं है और ग्लोबल माहौल, मूड थोड़ा-सा नर्वसनेस का था, तो थोड़ा ज़्यादा ओवर रिएक्शन हो गया। बट अभी जो वैल्यूएशन पे अक्रॉस द बोर्ड आपको आईटी स्टॉक्स मिल रहे हैं, चाहे वो मिड कैप्स में हो या फ्रंट लाइन में हो, यहाँ से ज़्यादा गिरने की गुंजाइश भी नहीं थी। प्लस शायद एक्सेंचर में भी पिछले 3-4 दिनों में काफ़ी रिकवरी आई है, तो वो ब्लो डाउन यहाँ भी हो रहा है। तो मुझे लगता है वैल्यूएशन कम्फर्ट एक रोल है। दूसरी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा गिर गए थे और जितना डर एआई से रिलेटेड है, एक-एक ही प्रोडक्ट अनाउंस होने पे 5-5, 10-10% करेक्ट हो गए, जिसका शायद बहुत ज़्यादा डायरेक्ट इम्पैक्ट ऐसा नहीं हो, बल्कि हमारा तो ये मानना है कि इनिशियल लेवल पे जब एआई इम्प्लीमेंटेशन होगी तो ज़्यादातर टेक स्टॉक्स को फ़ायदा होगा क्योंकि वहाँ बिलिंग बढ़ेगी। टिपिकल स्टाइल से बिज़नेस करना मुश्किल होगा, डिसरप्शन है, बट ऐसा नहीं है कि वो डिसरप्शन कल परसों में आ जाने वाला है। अगले साल, डेढ़ साल, 2 साल, 3 साल में इनको ये फ़ील होगा। बट मुझे लगता है ज़्यादातर आईटी कंपनीज़ ऑलरेडी इसकी तैयारी कर चुकी हैं, तो बहुत ज़्यादा हम ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट की उम्मीद नहीं कर रहे। बिल्कुल। तो यहाँ आईटी में अभी आपको कुछ पसंद आ रहा है या अभी अवॉइड वाली लिस्ट में डाला हुआ है? नहीं, नहीं, हमारी तो प्रेफर्ड चॉइस में है, कितना वैल्यूएशन कंफर्ट है फ्रंट लाइन में, आप इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, रिकवरी के हिसाब से जहाँ हमें लगता है कि पूरा टर्न अराउंड होना चाहिए। साइंट एक हो सकता है जहाँ आपको लगातार इंप्रूवमेंट्स दिखे, कोफोज में आपको इंप्रूवमेंट्स दिखनी चाहिए, 2021 के हम टारगेट लेके चल रहे हैं। ज़्यादातर आईटी स्टॉक्स में हमें लगता है 25-30% अपसाइड तो है ही अक्रॉस द बोर्ड, और जो मिड कैप स्मॉल कैप हैं, चाहे केपीआईटी जैसी स्टोरीज हो, वहाँ हमें लगता है और ज़्यादा री रेटिंग अपसाइड में हो सकती है जैसे जैसे आगे चल के इम्प्रूव होता है। जी। तो इसमें अगर आप कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स में अपने साल भर के टारगेट, अगर कोई 1 साल का निवेश करे, अभी किस तरह के लक्ष्य लेकर के चलना चाहिए और उसकी मतलब हर कंपनी की अपनी अपनी तैयारियां हैं, उस हिसाब से उस इंडिविजुअल कंपनी की क्या स्ट्रेंथ आपको पसंद आ रही है, अगर आप उसको थोड़ा सा डिटेल में बता सकें। देखिए, कोफोज तो ऑलरेडी जो पहले के नंबर्स एक्सपेक्टेड थे उसी के हिसाब से हम 2021 के टारगेट लेके चल रहे थे। पहले एक बार वहाँ तक गया भी था, थोड़ा जल्दी चला गया था, वापस करेक्ट हो गया। लेकिन अभी जो एआई इंटीग्रेशन वगैरह इन्होंने ऑलरेडी कर ली है और एआई से रिलेटेड लॉन्ग टर्म प्लान स्टेबलाइज कर लिए हैं, उसका फ़ायदा इनको मिलना चाहिए। और साइंट में हमें लगता है कि जिस तरीके का सेमीकंडक्टर बिजनेस वगैरह में टर्न अराउंड है पिछले 3-4 सालों में, उनको काफ़ी मार्जिन्स वगैरह की इशू रही है, लेकिन अब हमें लगता है कि वो चीज़ें अब सुधार के मोड़ पे हैं और आने वाले 3-4 क्वार्टर में आपको लगातार साइंट के नंबर्स में आउट परफॉर्मेंस और इम्प्रूवमेंट देखने को मिलनी चाहिए। सारे सेगमेंट प्रोबेबली बेटर करेंगे तो उसका फ़ायदा रहना चाहिए। रिसेंटली हम हेक्सावेयर टेक देख रहे थे, वहाँ भी वैल्यूएशंस अभी कंफर्टेबल हो गई हैं। अगले 2-3 सालों में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि 300 बेसिस पॉइंट जैसी उनकी मार्जिन बढ़नी चाहिए। ऑलरेडी साइबर सिक्योरिटी वगैरह पे भी वो काम कर रहे हैं, वो वर्टिकल में अगले 5 साल 18-19% की सीएजीआर एक्सपेक्टेड है, तो उसका फ़ायदा होना चाहिए। केपीआईटी बिरला सॉफ्ट में जिस तरीके के ऑटोमोटिव से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, उसका फ़ायदा उनको होना चाहिए। तो हमें लगता है ये 4-5 आइडियाज़ हम लोग को तो काफ़ी पसंद है, और अगर आपको ग्लोबल एक्सपोजर अवॉइड करना है तो छोटी कंपनी है ओरिएंट टेक, वहाँ भी हमें लगता है कि जो उनके आने वाले समय में 3-6-9 महीने क्वार्टर जो आएंगे, 2-3 क्वार्टर, वहाँ लगातार आपको नंबर्स में इम्प्रूवमेंट मिलनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये हो गई आईटी सेक्टर की बातें, और आज बैंकिंग ने भी नीचे से काफ़ी अच्छी रिकवरी दी है। अच्छा, उससे पहले एक आईटी में ही एक सवाल है, हमारे दर्शक हैं, ये मुस्कान भट्ट का सवाल है। इनके पास टीसीएस है 350, आज रिकवर हो गया, तो अभी होल्ड करें या सेल करें, ये पूछ रहे हैं इसमें कि डिविडेंड मिलेगा, उस पर भी नज़र है इनकी। टीसीएस पे इनके हिसाब से इन्होंने अपना खरीद भाव नहीं बताया है, लेकिन आज की रिकवरी पे इनकी नज़र है। टीसीएस में क्या रुख रखना चाहिए इनको? जनरली लॉन्ग रखना चाहिए, मुझे लगता है। अगेन टीसीएस ने भी लगातार एआई से रिलेटेड बिजनेसेस में भी ट्रांसफॉर्मेशन किया है, और जो अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन है वो अगले 1-2 साल में काफ़ी सबड्यूड है अक्रॉस द बोर्ड। और हमें ये उम्मीद है कि जिस तरीके की बड़ी ऑर्डर विंस रही है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले समय में आपको नंबर्स में भी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई देगी।
15 टाइम के आसपास ट्रेड कर रहा है 1 साल फॉरवर्ड, तो मेरे हिसाब से कम 20-22 टाइम तो ट्रेड करना ही चाहिए। तो अब 20-22 टाइम ट्रेड करता है तो आप ये मान के चलो कि यहाँ से एटलीस्ट आपको 30% अपसाइड तो है ही है। जी, तो बिल्कुल। 3,000 रुपए तक के लक्ष्य तो आपको लेके चलने चाहिए कम से कम। बिल्कुल, तो अभी 2500 के नीचे है, 3000 तक पहुंचने की उम्मीद रख सकते हैं टीसीएस में। अब बैंकिंग सेक्टर की बात करें, आज नीचे से काफ़ी रिकवरी आ गई बैंकिंग सेक्टर में भी। तो वहाँ पूरा खेल ऑयल और इन्फ्लेशन और मॉनसून का रहा। अब लार्जली हाँ, क्योंकि बीएफएसआई में तो थोड़ा फ़र्क पड़ता है बैंकिंग में कि मॉनसून कैसे बिहेव करता है, क्योंकि एग्री लोन्स का थोड़ा-सा ओवरहैंग रहता है। उतना प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में तो नहीं रहेगा, लेकिन मुझे मेरे हिसाब से जो एमएसएमई माइक्रो फाइनेंस में हम एक रिकवरी देख रहे थे, वो स्टॉल होने की एक बहुत बड़ी रिस्क आ जाती है अगर रूरल इंडिया या सेमी रूरल, सेमी अर्बन इंडिया जो हम कहते हैं, वो स्लो डाउन में आता है। तो मुझे लगता है वो एक चैलेंज हो सकता है। उस वजह से वो बैंकिंग के लिए थोड़ा नेगेटिव है, खास करके पीएसयू बैंकिंग, माइक्रो फाइनेंस, एमएसएमई जो लोग देखते हैं। फ्रंट लाइन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को शायद उतना फर्क नहीं पड़ता इससे, लेकिन थोड़ा बहुत हो सकता है रूरल कंजम्पशन में हिट आ जाती तो वो एक नेगेटिव हो सकता था। तो मुझे लगता है लार्जली हाँ, मॉनसून से रिलेटेड जो इम्प्रूवमेंट है उसकी वजह से। और जनरली भी अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से एचडीएफसी बैंक तो काफ़ी डिप्रेस्ड वैल्यूएशंस पे है, वहाँ हम बहुत बुलिश हैं और हम 1100 साढ़े 1100 तक के लक्ष्य लेके चल रहे हैं। एक्सिस भी मेरे हिसाब से वैल्यूएशन वाइज महंगा नहीं है। कोटक में ये जो न्यू जेंजी फोकस है वो कैसे प्ले आउट होता है अगले साल, अगले 2-3 क्वार्टर्स में हम देखना चाहेंगे, बट हमारा मानना है कि वहाँ भी इंप्रूवमेंट्स काफ़ी रैपिड देखनी चाहिए। बट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में मुझे लगता है जिन वैल्यूएशन पे एचडीएफसी बैंक अवेलेबल है वो हमारी टॉप बेट है। और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में तो आप एसबीआई और जो फ्रंट लाइन नेम्स है पीएनबी, कैनरा बैंक, बीओबी, इनके संग रह सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा डाउन साइड है। बहुत मटेरियल अपसाइड भी शायद ना हो एक सवा साल में, क्योंकि ऑलरेडी शायद 0.7-0.8 टाइम्स प्राइस टू बुक पे सारे ट्रेड कर रहे हैं। बट एक 20-1% की इम्प्रूवमेंट तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं इन सारे स्टॉक्स में अक्रॉस द बोर्ड। बट एचडीएफसी बैंक में हम काफ़ी बुलिश हैं, और थोड़ा अगर लंबा लंबा नजरिया है तो मुझे लगता है जिस तरीके से एसबीआई रिवैम्प कर रहे हैं पूरा प्रोसेस को और अग्रेसिव हो रहे हैं, और मोनेटाइजेशन का भी एक एंगल प्ले आउट होना चाहिए, तो एसबीआई बढ़िया बेट होनी चाहिए। जी, तो यहाँ खासतौर पे आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ज़्यादा पसंद हैं। एचडीएफसी बैंक के लिए आपने अपने लक्ष्य बताए, लेकिन एक्सिस बैंक और ये कोटक में किस तरह के लक्ष्य लेकर चल रहे हैं आप साल भर के लिए? एक्सिस देखिए वैल्यूएशन वाइज तो सस्ता है, लेकिन जनरली सस्ता रहा है, तो मुझे लगता है कुछ इश्यूज रहे हैं कभी कभी बीच बीच में कॉर्पोरेट गवर्नेंस वगैरह के। बट मुझे लगता है एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि एक्सिस थोड़ा सा वैल्यूएशन कैचअप प्ले अप करे, तो वहाँ थोड़ी इंप्रूवमेंट आपको आ सकती है। टिपिकली टारगेट्स के हिसाब से एक्सिस बैंक में हम करीब 1475 तक के टारगेट्स आप लेके चल सकते हैं उसमें। जी, और कोटक में? कोटक में जनरली देखिए वैल्यूएशन कंफर्ट तो नहीं है, लेकिन एसेट क्वालिटी के हिसाब से हमेशा बेस्ट बैंक रहा है, और मुझे लगता है ये जो रिक्रिस्टन कर रहे हैं अपने आप को जेनजी वगैरह में रीअडैप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं रिटेल वगैरह में, तो मुझे लगता है उसका फायदा इनको आने वाले समय में मिलना चाहिए। तो अगले साल की अर्निंग में भी 20-25% ग्रोथ थी, तो लगभग 450 450 तक के लक्ष्य हम सोच रहे हैं यहाँ भी हो सकते हैं आपके लिए। जी, तो अभी ओवरऑल मतलब आज की तारीख में आप किसी इन्वेस्टर के लिए एक मॉडल पोर्टफोलियो बनाएंगे तो उसका कंपोजिशन आप क्या रखेंगे, किस तरह का रखेंगे? और जिस तरह से 2 साल में निवेशकों को निराशा हुई है, उसमें एक निवेशक को आज की तारीख में कन्विंस करना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि हाँ, आप स्टे इन्वेस्टेड बने रहिए, पैसा लगाए रखिए, धैर्य रखिए। ये समझाना बड़ा मुश्किल हो रहा होगा इसमें। हाँ, मुश्किल तो होता है देखिए, क्योंकि सबकी आदत है लीनियर एनालिसिस करने की, जो हुआ है वही होगा, लेकिन बाजार में थोड़ा उल्टा चलता है, जो हुआ है वो दोबारा नहीं होता है, और अगला नए सिनेरियो में कुछ नया ही होता है। तो मुझे लगता है वैल्यूएशन कंफर्ट अभी काफ़ी हाई है अक्रॉस मार्केट्स, और अभी एलोकेशन वाइज अगर आप सेक्टर्स देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से आईटी होना चाहिए आपके लिस्ट में। वो एक सेक्टर है जो हमें लगता है वहाँ वैल्यूएशन कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा है। कॉन्ट्राबेट के हिसाब से जो लोग हायर ऑयल एंड गैस से हिट हुए हैं जैसे ओएमसीज हैं, मुझे लगता है वहाँ पे एक स्मार्ट रिकवरी आनी चाहिए। एक थोड़ा कॉन्ट्रा डाइवर्सिफाइड प्ले उसी सेगमेंट से कनेक्ट होता हुआ रिलायंस हो सकता है, वहाँ वैल्यूएशन कंफर्ट काफ़ी हाई है।
तो मेरे हिसाब से आईटी, थोड़ा बहुत ऑयल एंड गैस, खास करके ओएमसीज, ये बढ़िया कॉन्ट्राबेट्स हैं जिन पे आप पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरे हिसाब से बॉटम अप अप्रोच में थोड़ा बहुत जो डिफेंस वाले नाम हैं वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं वैल्यूएशंस पे। लॉन्ग टर्म ट्रजेक्टरी काफ़ी स्ट्रांग रहनी चाहिए, तो हैल हो गया, बीईएमएल हो गया छोटी कंपनी में, मैसगांव, अगर ये बड़ा वाला ऑर्डर कन्वर्ट होता है तो ऑलरेडी उनकी ऑर्डर बुक लगभग शायद 2-3 गुना हो जाती है यहाँ से, ऑल टाइम हाई से भी करीब 30-40 हज़ार करोड़ ज़्यादा। तो मुझे लगता है ये कुछ स्टोरीज है। डिफेंस, इंश्योरेंस एज अ सेक्टर हमें लगता है कि पूरा का पूरा काफ़ी अंडर वैल्यूड है, अभी वहाँ पे एक स्कोप बन सकता है। तो थोड़ा बैंकिंग, इंश्योरेंस, आईटी और डिफेंस, ये सब सेगमेंट मिला के आप एक पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं तो मुझे लगता है काफ़ी डिसेंट रहना चाहिए। और लास्ट 1-2 साल जैसे गए उसके हिसाब से ये एज्यूम करना कि अगले 1-2 साल वैसे जाएंगे, तो यूजुअली बाजार उल्टा ही चलता है। तो मेरे हिसाब से वो व्यू लेके नहीं चलना चाहिए, बट वैल्यूएशन कंफर्ट अभी काफ़ी अच्छा है। जी। अभी आपने शुरुआती चर्चा में एक बात कही कि विदेशी बाज़ारों में ख़ास करके जो एआई वाली कहानी चल रही है, वो कहीं न कहीं अब ऐसे जगह पे पहुँच रहे हैं जहाँ से शायद अब और ज़्यादा रिटर्न बना पाना मुश्किल होगा। क्या पीक आउट होता हुआ दिख रहा है वो सेगमेंट आपको? जी बिल्कुल, मेरा यही मानना है, क्योंकि हमने पिछले 4-5 साइकिल्स में जब इस टाइप के कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स ऊपर गए तो हमने उनको एनालाइज़ किया, देखा, तो वहाँ पे आपको जनरली दिखाई देगा कि वो एक 40-45% के आसपास आते-आते पीक आउट हो जाते हैं। तो अभी ये कॉन्सेंट्रेशन जो है टॉप 4-5 स्टॉक की यूएस में भी अगर आप देखें तो वहाँ पे वो कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी 40-45% ऑफ मार्केट कैप पे आ गई है। तो मुझे लगता है अब यहाँ से उसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होने की गुंजाइश नहीं है। हो सकता है एक लास्ट लेग में 5-10% और आपको अपसाइड मिल जाए, बट अब कंपैरेटिवली यहाँ पे करेक्शन की गुंजाइश ज़्यादा है रादर देन एप्रिसिएशन की। में जो निवेशक अभी वैश्विक बाज़ारों पे थोड़ा फ़ोकस कर रहे थे या ईटीएफ के माध्यम से जा रहे थे, आजकल तो बहुत सारे ब्रोकर आपको ये सुविधा देने लगे हैं, आप दे रहे हैं या नहीं मुझे नहीं मालूम, कि आप सीधे विदेशी शेयर भी खरीद सकते हैं या फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग शुरू हो गई है। तो क्या जिनका भी एक्सपोज़र उस तरह का है, क्या उनके लिए टेबल से पैसा हटाने का समय है उस सेगमेंट में से? जी, मेरे हिसाब से तो है, लेकिन जिस टाइप की रैली आई है शायद जो इन्वेस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया होगा वो ऑलरेडी काफ़ी लेट ही पार्टिसिपेट किया होगा। अब उनको कितना पैसा बन रहा है वो उनको डिसाइड करना है। और मेन चीज़ है कि थोड़ा प्रीएम्प्ट करके वो निकल पाएँगे, नहीं निकल पाएँगे, क्योंकि जब मोमेंटम स्ट्रॉन्ग होता है तो किसी भी स्टोरी में से बाहर निकलना इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। और ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स भी होंगे तो मुझे लगता नहीं इतना आसान होगा। लेकिन आइडियली अगर आप वैल्यूएशन और ब्रॉडर मेट्रिक्स देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से अब आपको स्पेस से निकलना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका है जो काफ़ी कॉन्फिडेंस के संग ये मानता है कि एआई जो रैली है वो काफ़ी हद तक ओवरब्लोन है, वे ओवरब्लोन है, तो वहाँ करेक्शंस भी काफ़ी स्टीप आ सकते हैं। तो क्या वहाँ ये लालच छोड़ना पड़ेगा कि भई अभी यहाँ से 10% और ऊपर चला जाए और 15%, 20% और ऊपर चला जाए, जाए नहीं जाए? मतलब आप एक बार निकल जाएँ और उसके बाद भी भाव ऊपर जाता रहता है ना, तो बड़ी तकलीफ होती है। सर वो बोलते हैं ना, बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। तो प्रॉफिट करके दुखी होना ठीक है, रख के दुखी होने से। तो मेरे हिसाब से रख के दुखी होंगे और निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि रात को यूएस के मार्केट में वो चालू होगा 10% करेक्शन होना, फिर तो आपसे बिकेगा नहीं। तो इससे बढ़िया है कि जब टाइड आपके फेवर में है तभी प्रॉफिट बुक करके निकलिए, क्योंकि अगर जी, आपने थोड़ा पहले भी लिया है तो आपको डिसेंट ही पैसा बन रहा होगा। और लालच की तो फिर कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल। तो इस समय डोमेस्टिक मार्केट में आपने थीम्स बताए, सेगमेंट्स अपने बताए कि कहाँ आपको ज़्यादा अच्छा कन्विक्शन दिख रहा है। अगर मैं आज की तारीख में आपसे बोलूँ 5 स्टॉक्स पोर्टफोलियो बनाइए, थोड़ा उसको डिटेल में समझाइए भी कि हाँ, वो पर्टिकुलर स्टॉक क्यों आपको बिल्कुल कन्विक्शन देता है कि हाँ, इसमें पैसा बनेगा? सिंपल है सर, रिलायंस मैंने बोला ही, मुझे लगता है एसओटीपी वैल्यूएशन 1850 के आसपास आती है, जियो का इशू आना है। जैसे जैसे तेल से रिलेटेड अनसर्टेनिटी खत्म होती है मेरे हिसाब से रिफाइनिंग मार्जिन्स वगैरह नॉर्मलाइज हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा किकर की एक्सपेक्टेशन हम नहीं कर रहे हैं कि बहुत सस्ता तेल यहाँ वहाँ से मिल जाएगा, लेकिन नॉर्मल बिजनेस भी चलता है तो हमारे हिसाब से जो रिन्यूएबल एनर्जी का पुश है वो जैसे और कॉन्क्रेटाइज होता है प्लान, वहाँ से काफ़ी इंप्रूवमेंट आ सकती है। रिटेल में ऑलरेडी एक्सपेंशन वगैरह काफ़ी हो गया है, रैशनलाइजेशन ऑफ रिटेल कैपेसिटीज़ भी हो गई है, तो मुझे लगता है वहाँ से भी इम्प्रूवमेंट लगातार दिखना चाहिए।
तो रिलायंस पे हम काफ़ी बुलिश है, 1800-1850 के एसओटीपी के टारगेट्स हम लेके चल रहे हैं। एचडीएफसी बैंक में रीसेंट इश्यूज की वजह से काफ़ी बड़ी वीकनेस हमने ऑलरेडी देख ली है, वैल्यूएशन कंफर्ट काफ़ी हाई है और मुझे लगता है बहुत समय बाद एचडीएफसी बैंक इतनी लार्ज एंटिटी होने के बावजूद बड़े ग्रोथ की तरफ एम कर रहे हैं। हो सकता है आपको तुरंत एक क्वार्टर में रिजल्ट ना दिखाई दे या जो भी है, बट ओवर द नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स हमको लगता है कि ये आपको इफेक्ट दिखना चाहिए। तो ग्रेजुअली वो प्ले आउट करना चाहिए। फिर से वैल्यूएशन कंफर्टेबल है, हम लोग काफ़ी खुश हैं इन वैल्यूएशंस पे खरीदने में एचडीएफसी बैंक। थोड़ा बहुत अनसर्टेनिटी है, बट 1100 के टारगेट एक फ्रंटलाइन स्टॉक में आपको मिल रहे हैं जो यहाँ से 25-30-35% अपसाइड है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा रिस्क है और मुझे नहीं लगता कि जीएनपीए वगैरह और जिस टाइप की बीच में न्यूज़ व्यूज़ आती रहती है कि ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई, थोड़ा बहुत ऐसे मीडिया प्ले वगैरह, तो उससे बहुत ज़्यादा हम अननर्व्ड नहीं है और मुझे लगता है ग्रोथ रेट जो वो टारगेट कर रहे हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत हाई है इन वैल्यूएशंस पे। तो ये हाथी है जो नाचना चाहिए आने वाले समय में, रादर झूमना चाहिए। तो 1100 के टारगेट यहाँ हैं। तीसरा स्टॉक हमें लगता है टाटा मोटर्स होना चाहिए। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल नहीं। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में जेएलआर से रिलेटेड जो अनिश्चितताएं थी वो ऑलरेडी हमारे पीछे चली गई हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हम वहाँ से देख नहीं पा रहे। तो मुझे लगता है वहाँ पे एक बहुत सॉलिड रिकवरी की आप उम्मीद कर सकते हैं और वैल्यूएशन कंफर्ट काफ़ी हाई है, तो हम 600 साढ़े 600 तक के टारगेट्स लेके चल रहे हैं। तो मुझे लगता है सबसे सस्ता फोर व्हीलर स्टॉक है और जनरली फोर व्हीलर्स में ट्रैक्शन काफ़ी बढ़िया है। ईवी में ट्रैक्शन काफ़ी बढ़िया है और कंपनी की लॉन्चेस लगातार इंप्रूव होती गई हैं। अभी टियागो भी लॉन्च हुई है फिर से, अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट, अट्रैक्टिव ऑप्शंस। मुझे लगता है अविनिया की लॉन्च भी ड्यू है और जेएलआर से रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे जैसे रिजॉल्व होती है तो उसका काफ़ी बड़ा फायदा उनको होना चाहिए। चौथा स्टॉक लार्ज फ्रंट लाइन्स में हम लोग हाँ, हैल हम लोग को लगता है काफ़ी बढ़िया बेट है लॉन्ग टर्म के लिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स काफ़ी बढ़िया लॉन्ग टर्म बेट साबित होनी चाहिए और हमें लगता है जिस टाइप से डिफेंस में न्यूज़ फ्लो आना चाहिए आने वाले समय में, खास करके कॉम्प्लिकेटेड एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, वहाँ हैल को एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। इंजन वाले इशू में बहुत सारी डोमेस्टिक डेवलपमेंट्स भी है, जीई वाली डेवलपमेंट भी है, वो जैसे जैसे प्ले आउट होती है हमें लगता है हैल काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है और हम लोग इनिशियली 5500-5600 तक के टारगेट्स लेके चल रहे हैं, बट मुझे लगता है वहाँ से भी अपवर्ड रेटिंग की बहुत बड़ी संभावना है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर शायद आपको मुश्किल हो क्योंकि ऑब्वियसली डिफेंस में थोड़ा सा लंपीनेस रहती है और एक सेक्टर जहाँ हम काफ़ी बुलिश है, हमें लगता है काफ़ी बढ़िया इंप्रूवमेंट होनी चाहिए आने वाले समय में, वो है रियल एस्टेट। तो एक स्टॉक हम लोग ऐड करेंगे गोदरेज प्रॉपर्टीज। मुझे लगता है बहुत बड़ा एसेट बैंक ऑलरेडी है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट की प्लानिंग कंपनी की ऑलरेडी है। तो अगले 2-3 साल लगातार ये इम्प्रूवमेंट आपको विजिबल होनी चाहिए। अभी थोड़ी सी नर्वसनेस बीच में आई है, लेकिन मुझे लगता है कि ये काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के लिए। हम 3800 तक के इनिशियल टारगेट्स लेके चल रहे हैं, उसके बियॉन्ड फिर और रिव्यू, बट हमें लगता है ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग री रेटिंग कैंडिडेट होना चाहिए। लगातार जो आप जीडीवी है उसमें इंप्रूवमेंट देख रहे हैं, रिसेंटली भी कोई 23 एकड़ के आसपास डील इन्होंने की है और मुझे लगता है ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरी रहनी चाहिए क्योंकि अर्बनाइजेशन और राइजिंग पर कैपिटा इनकम के साथ हमें लगता है ये रियल एस्टेट डिमांड बढ़िया जो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं उनकी तरफ से आती रहेगी और ये एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल स्टोरी के हिसाब से मुझे लगता है काफ़ी बढ़िया। और अर्निंग्स रिलेटेड मतलब ये अब पहले की तरह नैव वैव करके फ़ायदा नहीं है, सिंपल अर्निंग्स ग्रोथ और जिस तरीके से इनका जीडीपी एक्सपैंड हो रहा है, मुझे लगता है काफ़ी अग्रेसिव टारगेट्स हैं। तो अगले 4-5 सालों के लिए भी हम काफ़ी बुलिश हैं, बट साल 2 साल में हम सोच रहे हैं कि 3500-3600 के ऊपर के टारगेट्स गोदरेज में भी आपको मिलने चाहिए। जी बिल्कुल। अब यहाँ से कुछ सवाल दर्शकों की ओर से हैं, तो उनकी ओर बढ़ते हैं। जहाँ पर आपको लगे कि वो आपकी कवरेज में नहीं है या आप अवॉइड करना चाहते हैं, आप वो सवाल छोड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर वेक्टर्स के बारे में सवाल है। वेक्टर फूड में काफ़ी नुकसान हुआ है रोशन जी को। 1000 शेयर हैं 250 के प्राइस पर। अब यहाँ से क्या करना चाहिए? देखिए मुझे लगता है अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं तो जिस तरीके से वेक्टर फूड की बेकरी में पकड़ वगैरह है और जिस तरीके के प्रोडक्ट्स वगैरह इन्होंने लॉन्च किए हैं, अभी भी पैन इंडिया बहुत सारी जगहों पे ये अपनी प्रेजेंस बढ़ा सकते हैं। पाम ऑयल के प्राइसेस फाइनली करेक्ट हो रहे हैं, अगर क्रूड ऑयल के सिंक में वो भी करेक्ट होते हैं तो मुझे लगता है इनके लिए पॉजिटिव है, बट ये वैल्यूएशन में बहुत ज़्यादा पैनिक करने की भी ज़रूरत मुझे दिखाई नहीं देती।
अगले 2 साल में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अर्निंग बढ़ के 7-8 रुपए के आसपास हो जानी चाहिए। 25-30% जैसी ग्रोथ है सीएजीआर में। तो 7-8 रुपए पे आप ये मान के चलो 30 टाइम तो मिलना बहुत ही आसान है। तो 240 के शुरुआती लक्ष्य रखिए, वहाँ पे भी बहुत हड़बड़ा के बेचने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है ये एक बढ़िया बेट हो सकती है लॉन्ग टर्म रखने के हिसाब से। ब्रांड स्ट्रॉन्ग है, नेशनल प्रेजेंस अभी भी बननी है, पॉकेट्स में प्रेज़ेंट हैं, बट मेरे हिसाब से जो इनका ग्रोथ पाथ है वो काफ़ी अग्रेसिव होना चाहिए। क्वासी एफएमसीजी एफएमसीजी ही बोल सकते हैं आप, नए प्रोडक्ट बास्केट्स भी आएँगे। बहुत बड़ा मार्केट कैप तो नहीं है, 5,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, तो मुझे लगता नहीं कि अभी भी बहुत अर्ली है, डेट वगैरह का ओवरहैंग है नहीं। तो होल्ड करिए, इनिशियल टारगेट्स 240 के रखिए, बट मेरे हिसाब से उसके बियॉन्ड भी ये एक बढ़िया लॉन्ग टर्म बेट की तरह आप होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि 3 साल तक लगातार किसी कंपनी में 14-15% टॉप लाइन ग्रोथ और 20-25% बॉटम लाइन ग्रोथ एफएमसीजी जैसे में है, और मेरे हिसाब से जो रॉ मटेरियल प्रेशर पिछले कुछ समय में रहा है वो वीज आउट हो जाना चाहिए। तो और नेशनल एक्सपेंशन का भी फायदा मिलना चाहिए। तो होल्ड करिए, मेरे हिसाब से इनिशियल टारगेट्स 240 के रखिए, बट इवन उसके बियॉन्ड भी आप उसको उस पॉइंट पे भी रिव्यू करके होल्ड कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड भी। जी। लेकिन यहाँ पे शरत देखिए, ऊपर से मतलब आधे से भी कम रह गया जहाँ ये टॉप बनाया था वहाँ से, और अभी भी इसका पी मल्टीपल देखेंगे तो 44 के आसपास दिख रहा है। ग्रोथ आपकी कितनी चल रही है? 15-20% के बीच में चल रही है। तो क्या उस हिसाब से पीईजी का फॉर्मूला ठीक बैठता है इस पे? इतनी ग्रोथ पे हम इतना वैल्यूएशन, इतना घटने के हाँ, बाद भी देखिए पर वैल्यूएशन बहुत अधिक लग रहा है। नहीं, जनरली एफएमसीजी में तो थोड़ा महंगा वैल्यूएशन मिलता है, क्योंकि आपका ब्रांड का जो वैल्यू है उसकी वजह से आपको इवैल्यूएट किया जाता है। और अगर आप वेक्टर के पिछले कुछ समय के नंबर्स देखें तो लगातार काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई थी। पिछले साल भर में जो नंबर्स हैं उसमें काफ़ी रैपिड डिसेलरेशन हुई है। जो पहले आप 9 रुपए के आसपास की अर्निंग एक्सपेक्ट कर रहे थे, अभी आप वो 7 रुपए के आसपास की एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये डिसेलरेशन जब वापस नॉर्मलाइज होगी तो फॉरवर्ड अर्निंग्स फिर से बढ़ जाती है। तो अभी आप जो देख रहे हैं वो 29%, 27 में आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि 20-21% ग्रोथ आएगी, और 28 में लगभग 29% बॉटम लाइन के लेवल पे। तो मुझे लगता है ये तब पकड़ के है जब 9 से अब 2 रुपए आप उसमें और जोड़ दीजिए, चूंकि छोटे नंबर पे हम बात कर रहे हैं, तो ये ग्रोथ और ज्यादा अग्रेसिव दिख सकती है। तो चलिए, 9 नहीं आएगा तो मुझे लगता है 8 के आसपास तो शायद ये रिपोर्ट कर देंगे, और 30-40 का मल्टीपल मिलना इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि तब आप जो बॉटम लाइन ग्रोथ की बात करेंगे वो 30 नहीं, वो 40% जैसा दिखेगा। तो तब 40% जस्टिफाई हो जाएगा पीईजी के हिसाब से, 40 का मल्टीपल। जी बिल्कुल। और यहाँ पर अभी आपने अपने पिक्स में बताया था रियल एस्टेट को कि अच्छा लग रहा है अभी आपको, उसी से जुड़ा एक सवाल है यहाँ पे, लेकिन ये सवाल है लोटस डेवलपर्स के बारे में। गगन मित्तल हैं, इन्होंने खरीद रखा है 189 के भाव पे, 500 शेयर इनके पास हैं। आपके ट्रैकर में है ये लोटस डेवलपर्स, श्री लोटस? हाँ, देखिए, बहुत डिटेल में तो नहीं देखा है, लेकिन मैंने जितना भी देखा है, ये छोटे वाले डेवलपर ये हो चाहे सिग्नेचर हो, सब में वही है कि अगले 2 साल में जो ग्रोथ है वो बहुत बम्बास्टिक आने वाली है। एक आधी क्वार्टर कभी डिले हो जाता है तो नर्वसनेस भी वैसी होती है स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स में। फिर से छोटा स्टॉक है, 6,800 करोड़ की मार्केट कैप है, तो मुझे लगता है आप लगभग अगले 2 साल आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? हाँ, अगले 2 साल आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि लगभग 50% सीएजीआर रहेगा टॉप लाइन बॉटम लाइन का। तो अगले 2 साल में 10 रुपए के आसपास 13-14 के मल्टीपल पे है, मेरे हिसाब से 20-25 का मल्टीपल कहीं नहीं गया है। और अगर 10-11 रुपए की अर्निंग 2028 में ये रिपोर्ट करते हैं, जो ऑलरेडी सबड्यूड है पहले के मुकाबले, जो 15 रुपए एक्सपेक्टेड थी, तो मुझे लगता है अगर 11 रुपए के आसपास रिपोर्ट करते हैं, 20-25 का मल्टीपल मिलता है, तो 250 पौने 300 तक के टारगेट आपको मिलने चाहिए। तो मेरे हिसाब से होल्ड करिए, मेरे हिसाब से रियल एस्टेट का साइकिल काफी स्ट्रांग है, और ये छोटी छोटी कंपनीज बहुत सारी हैं जो इस टाइप से बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगी अगले 2 साल में। तो हो सकता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप सीमलेसली इसको जज नहीं कर पाए, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे लगता है ये स्टोरीज काफी बढ़िया करनी चाहिए। जी बिल्कुल। अभी इससे पहले जो मैंने आपसे वेक्टर्स के लिए पूछा, यहाँ पे सवाल बिल्कुल उल्टा है इसका। यहाँ इसकी पी मल्टीपल देखें तो 28-30 के आसपास है, और इसकी ग्रोथ देखें तो 60 के ऊपर चल रही है। तो यहाँ मतलब बाजार इसको भाव देने के लिए अभी तैयार नहीं है क्या, या ऊपर से करेक्शन बहुत ज्यादा हो गया है? जनरली रियल एस्टेट में पिछले 6-8 महीने में काफ़ी आपको अक्रॉस द बोर्ड सभी में करेक्शन दिखेगा, चाहे फ्रंट लाइन हो या सेकंड लाइन। इनिशियली जो अग्रेशन के साथ हम सोच रहे थे कि एग्जीक्यूशन होगा और बिक्री होगी,
बीच में वो थोड़ा सा फ्लिप फ्लॉप आ गया। आप यहाँ पे भी देखें तो हम जो 10-11 रुपए की 28 की अर्निंग बोल रहे हैं, 6 महीना पहले तक ये 15 रुपए था, एक्सपेक्टेशन जो थी। ठीक है, जी। तो ये बहुत जल्दी चेंज होता है जो फॉरवर्ड एस्टिमेट होते हैं। अभी अगर बाजार में कोई बड़ा कोलैप्स आ जाएगा, कोई मैक्रो फैक्टर आ जाता है, तो इवन फ्रंटलाइन कंपनीज की भी जो एक्सपेक्टेड अर्निंग है वो भी गिर जाती है। तो एक्सपेक्टेड अर्निंग ये बताती है कि आपका या एनालिस्ट कम्युनिटी का कितना कॉन्फिडेंस है। बहुत बार मैनेजमेंट्स के भी कॉन्फिडेंस कम हो जाते हैं ऑब्वियसली, जब मैक्रो एनवायरनमेंट बहुत नर्वसनेस का होता है तो उसमें कुछ गलत भी नहीं है। आज हम लोग भी अगर कोई बिजनेस रन कर रहे हैं और मैक्रो एनवायरनमेंट अनसर्टेन है, तो कोई भी अपनी गर्दन बाहर निकाल के कोई बड़ा टारगेट लेना नहीं चाहेगा। तो मुझे लगता है वही एक सिनेरियो प्ले आउट कर रहा है। बट अगर आप वैल्यूएशन देखें तो 20-21 टाइम ईवी बेटा, 1 साल फॉरवर्ड पे 15 टाइम, पी 19 टाइम, तो मुझे लगता है डिसेंट बेट्स हैं ये। और जैसे जैसे अगले 2 साल में ये अर्निंग्स प्ले आउट होती है, 11-12 रुपए की अर्निंग, 25 के आसपास का मल्टीपल, मिड साइज छोटी कंपनी है, वो मुश्किल नहीं होगा जैसे जैसे वो एग्जीक्यूशन आता है। तो जैसे जैसे एग्जीक्यूशन आता है मेरे हिसाब से बाजार को कॉन्फिडेंस आता है, वही कॉन्फिडेंस आपको पी मल्टीपल में एग्जिबिट होता है। जी। तो जो हमारे दर्शक हैं, इन्होंने 189 189 पे खरीदा हुआ है, अभी तो घाटे में है, रिकवरी हो जाएगी इनकी? 250 350 आप आराम से रख के रखिए। 250 350 भी मैं बहुत कंजर्वेटिव टारगेट्स बोल रहा हूँ। अगर मेरे हिसाब से अग्रेसिवली मान के चले तो होना चाहिए आपका 12-13 रुपये, 300 रुपए के आसपास तक के टारगेट आपको मिल जाने चाहिए 1.5 साल में। जी। तो थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा और भाव भी मिलेगा, मुनाफा भी मिलेगा, ये कह रहे हैं शरद जी। अगला सवाल यहाँ पे रोशन जी का है, कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। है आपके ट्रैकर पे? इन्होंने ले रखा है, 600 के भाव पे 200 शेयर हैं। देखिए, अभी इस करेक्शन के बाद बहुत महंगा तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है जनरली जो ट्रेंड अब यहाँ से रहना चाहिए वो ऐसा प्रीमियम ज्वेलरी की तरफ कम रहेगा। फोकस उन पे कीजिए जो डेली वियर या रेगुलर वियर वाली ज्वेलरी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कल्याण का इस सेगमेंट पे कितना बड़ा फोकस है, मतलब मैं कैरेटलैंड टाइप के ब्रांडिंग की बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है वहाँ पे ग्रोथ काफ़ी रोबस्ट रहेगी। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ अगर आप ज्वेलरी में देखें तो बहुत बार वो गोल्ड प्राइसेस से मास्क भी हो जाती है जो टॉप लाइन ग्रोथ हमको दिखती है। बट कल्याण में भी हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 20-21%, 22% जैसी ग्रोथ अगले 2 साल। तो 16-17 रुपए के आसपास की अर्निंग आती है, उस पर ऑलरेडी 22-23 टाइम इतना करेक्ट होने के बाद भी चल रहा है। तो यहाँ मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा अपसाइड है, बट आपको मार्केट रिलेटेड रिटर्न्स यहाँ से मिलेंगे क्योंकि रीसेंट अनाउंसमेंट्स और ड्यूटी वगैरह की स्ट्रक्चरिंग की वजह से थोड़ा गोल्ड के आसपास सेंटिमेंट काफ़ी नेगेटिव रहा है, तो उसका इम्पैक्ट भी है। तो बहुत सप्रेस वैल्यूएशन में एक आधी पुलबैक मिलता है 400 450 तक बाजार के साथ साथ, तो वहाँ पे कोशिश करिए निकलने की। मतलब ये कि यहाँ पे रणनीति आपकी एग्जिट की ही होनी चाहिए, बहुत इसको पकड़ करके रखने के में आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे। हाँ, लार्जली प्रीमियम ज्वेलरी मुझे लगता है जो एक इनिशियल एक हॉलमार्किंग वगैरह से इनको एक फिलिप मिला था वो प्ले आउट कर जी। चुका है। और अगर आप 18-20% ग्रोथ रेट लॉन्ग टर्म में ट्रैक करने वाले हैं तो उसमें आप स्टोरी कुछ भी बिल्ड कर लीजिए, बट मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ स्टोरी बिल्ड करने की रह जाती है। जैसे आईटी आज से 10 साल पहले लोग 40 का मल्टीपल देते थे, कोई मानने को तैयार नहीं था कि ग्रेजुअली डिसेलरेट हो जाएगा। आज 10-15 के मल्टीपल पे फ्रंटलाइन स्टॉक्स मिल रहे हैं। तो जब इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं रहेगी तो मल्टीपल्स रीअलाइन हो जाते हैं। एफएमसीजी एक एबरेशन है क्योंकि वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, हायर आरओसीज वगैरह प्ले आउट करते हैं अब, और ब्रांड प्ले आउट करता है, बट बाकी सब इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। जी। अब जेडएफ कमर्शियल के बारे में सवाल है, जेडएफ कमर्शियल व्हीकल, ये कोई हमारे मित्र जेडएफ हैं, में फ्यूचर बिल्कुल वॉरेन ट्रैक नहीं बफेट हैं? करता, कोई दिक्कत नहीं, तो जेडएफ को आगे मैं बढ़ते राजीव जी हैं। बिल्कुल ट्रैक नहीं करता। नहीं तो अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। लीला होटल के बारे में कौशिक घटक पूछ रहे हैं, इसमें अभी लॉन्ग टर्म का नज़रिया क्या हो सकता है? अगर कोई लंबे समय के लिए देख रहा है तो क्या निवेश करने लायक अभी दिख रहा है? कर सकते हैं, बट बहुत एबनॉर्मल रिटर्न्स एक्सपेक्ट मत करिए। मुझे लगता है जो इन्होंने कैपेक्स वगैरह किया है और जिस तरीके की प्रीमियम प्रॉपर्टीज इनके पास है, वहाँ आपको लगातार इम्प्रूवमेंट तो देखने मिलना चाहिए। और बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है अगर आप वैल्यूएशन वाइज देखें तो, और पूरी स्पेस में ही जनरली थोड़ा सा स्लो डाउन रहा है पिछले कुछ समय में। पहले तो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल हमने ग्रोथ देखी इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस, एबनॉर्मल मूवमेंट देखा। तो अभी ये लगभग कितना 18 टाइम ईवी बेटा पे आपको मिल रहा है 1 ईयर फॉरवर्ड। तो मुझे लगता है
10-15% तो अपसाइड आपको 20-21 टाइम ईवी बिटा पे तो ट्रेड करना चाहिए फॉरवर्ड नंबर्स पे। तो वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट बहुत आउट परफॉर्मेंस नहीं है। होटल्स में हम लोग सामी होटल्स एक स्टॉक है, उस पर हम काफ़ी बुलिश हैं। तो अगर आपको होटल्स में लेना है तो मेरे हिसाब से सामी लेना चाहिए, क्योंकि जैसे मैक्स ने एक्विजिशन कर करके टर्न अराउंड वगैरह किए हैं, सामी ने भी कहीं ना कहीं होटल्स में वो स्ट्रैटेजी हमारे हिसाब से ब्रेक कर ली है, और लगातार पिछले कुछ समय में अगर आप देखें उनकी जो भी एक्विजिशन है उनको उन्होंने बहुत खूबसूरती से कन्वर्ट किया है। और हमें लगता है यहाँ पे जो ग्रोथ आपको मिलेगी शायद कंपैरेटिवली बेटर मिलेगी, और सामी में वैल्यूएशन कंफर्ट भी है। तो मुझे लगता है ये एक बढ़िया स्पेस हो सकती है, क्योंकि होटल्स में ग्रोथ लाना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। तो ये आपको एक साल फॉरवर्ड पे 10 टाइम 10.5 टाइम ईवी बिटा पे मिल रहा है। तो मुझे लगता है कंपैरेटिवली सामी होटल पे मैं ज़्यादा बुलिश हूँ, खास करके ये जो एमएनडे वाली स्ट्रैटेजी है कन्वर्जन की। उसमें मुझे लगता है कि वो शायद ग्रोथ जल्दी ला पाएंगे, टॉप लाइन के लेवल पे भी और बॉटम लाइन के लेवल पे भी। जी, यहाँ पे अगला सवाल रंजेश का है आईआरसीटीसी के बारे में, लेकिन इन्होंने अपना टाइम फ्रेम नहीं लिखा है। तो रंजेश जी जल्दी से अपना टाइम फ्रेम वगैरह साथ में जोड़ दीजिए, फिर आपका सवाल लेते हैं। तब तक हम एक और दूसरा सवाल ले लेते हैं। और यहाँ पे रिलैक्सो के बारे में सवाल है सुरेंद्र जी का। रिलैक्सो फुटवेयर 455 शेयर हैं 351 के भाव पे, और ऐड करने का इनका मन है, ठीक रहेगा क्या? सर, जिस तरीके की करेक्शन अक्रॉस फुटवियर हमने देखी है, रिलैक्स हो चाहे बाटा हो, मुझे लगता है काफ़ी अननर्विंग रहा है, और कोई भी तरीके की रिलीफ रैली तक हमने नहीं देखी है इन स्टॉक्स में। ये शायद रिलैक्सो में पहली बार है पिछले साल 1.5 साल में कि हम थोड़ी सी रिलीफ रैली देख रहे, थोड़ी सी क्या, काफ़ी डिसेंट रिलीफ रैली देख रहे हैं नीचे से। बट मुझे लगता है अभी भी 45 टाइम चल रहा है, और आप अक्रॉस द बोर्ड अगर इनको देखें तो सबने बड़ा बड़ा कैपेक्स कर रखा है, बट उससे रिलेटेड रिटर्न नहीं आए। एक पॉजिटिव चीज होनी चाहिए जो हमारा तेल का व्यू है, कि अगर यू नो हॉर्मूज वाली सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाएगी और तेल नीचे आएगा, तो उसका फायदा इनको भी होना चाहिए, क्योंकि फिर सारी जो बाकी चेन है पेटकेम वाली, वहां पे भी प्राइसेस नीचे आएंगे तो रॉ मटेरियल प्रेशर नहीं रहेगा। और जनरली हमारा इंडिया से रिलेटेड ये मानना है कि अर्बन और रूरल कंजम्पशन में भी पिकअप रहना चाहिए, तो मुझे लगता है उसका भी फायदा उनको मिलना चाहिए। तो होल्ड करके रखिए। बहुत डिटेल्ड मेरे को अंडरस्टैंडिंग तो एज इट इज नहीं है, बट जितना मैं समझता हूँ कि ज्यादातर इन कंपनीज ने बड़ा कैपेक्स किया हुआ है, जहाँ यूटिलाइजेशन रैंप अप और स्केल प्ले आउट हो सकता है। रॉ मटेरियल साइड का प्रेशर नॉर्मलाइज होना चाहिए। तो होल्ड करके चलिए। स्पेसिफिकली मैं आपको कोई बहुत बड़े टारगेट्स वगैरह तो अभी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है होल्ड करके चलना चाहिए। नया निवेश तो अभी नहीं करें तो भी चलेगा मेरे हिसाब से, बट अगर आपके पास है और ऊपर का लिया हुआ है तो होल्ड करके चलिए। मेरे हिसाब से मार्केट लिंक रिटर्न्स आपको यहाँ भी जनरेट करने मिलने चाहिए। जी, तो फिलहाल अभी रिलैक्सो में नया निवेश करने में बहुत उत्साहित नहीं हैं शरद, लेकिन जो है उसको लेकर के रखे रहने में भी कोई दिक्कत नहीं लग रही है। अब अगला सवाल आईआरसीटीसी पे जो मैंने पूछा था रंजेश जी से कि भई थोड़ा-सा अपना टाइम फ्रेम वगैरह बताइए, तो ये लंबे समय के लिए रखना चाहते हैं, लेकिन साथ में ये कि अगर बेचने की बात है तो बताइए, या फिर एचडीएफसी और एसबीआई पे खरीदा जाए। एचडीएफसी और एसबीआई इन दोनों पे तो पॉजिटिव राय हमने सुन ही ली है शरद जी की, वो पॉजिटिव राय है, लेकिन फिलहाल आईआरसीटीसी उसमें बने रहा जाए या नहीं? लंबे अवधि के लिए रख सकते हैं अगर आपको लगता है कि हाँ, फ़ायदा बनेगा इसमें। अ, पता नहीं, मैं आईआरसीटीसी पे कभी बहुत ज़्यादा बुलिश हो नहीं पाया। हालांकि बहुत सारी स्टोरीज आई ऊपर में भी और इधर भी, ऐसे आती रहती है कि ये हो जाएगा, स्केल आ जाएगा, वो आ जाएगा। बट अगर आप रेलवेज में कभी ट्रैवल करते हैं और खाना वाना खाते हैं रेलवे वाला, तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता आपको उनकी सर्विसेज पे। और मुझे लगता है ये टिकटिंग वगैरह तो ठीक है, मतलब एक लेवल पे ग्रो करेगा, ऐसा कुछ एबनॉर्मल नहीं होने वाला है। और जिस तरीके से एयरपोर्ट्स वगैरह की पेनिट्रेशन वगैरह बढ़ रही है और हमारी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ रही है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ी थीम है। फिर से एक ऐसी स्टोरी है जो आप मार्केट लिंक रिटर्न्स के लिए प्ले कर सकते हैं। मोनोपोली वगैरह है, बीच बीच में ऐसी स्टोरीज आएंगी तो थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। बट अभी भी देखिए 25 टाइम एक साल फॉरवर्ड पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। अगले 2-3 साल क्या 10-12% सालाना ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। अनलेस एंड अनटिल कोई मैजिक पिल आती है और ये री रेटिंग होती है कि ये ग्रोथ कुछ बहुत बड़ी अप मूव देख लेगी, मुझे नहीं लगता कि यहाँ कुछ खास बनेगा। बल्कि आपने जो एच डी एफ सी और एस बी आई लिया है, चूज किया है, मेरे हिसाब से वो इससे मच बेटर बेट्स है। जी।
अब इसमें क्या खूब कहानियां बनती रही हैं और उसके हिसाब से कैसे इसका बाजार चलता रहा है, वो ये इस चार्ट में दिख सकता है कि भाई 125 के भाव से ये चढ़ करके मतलब 10 गुना तक हो गया था, लेकिन बाद में जो भी इसमें ऊपर में फंसे हुए हैं उनके लिए तो ये वैल्यू डिस्ट्रॉयर ही रहा है। जी, जी। मुझे तो कभी समझ में नहीं आया। मुझे तो जब स्टोरीज ऊपर की भी सुनाई जाती थी और जो स्टोरी लाइन सुनाई जाती है, हम लोग तो इस पे ध्यान देते हैं कि वो स्टोरी लाइन में कितना मतलब वैलिडिटी खोजनी है। मुझे तो कभी समझ में नहीं आया, बट कभी कभी भाव ऊपर चलते हैं तो फिर आप ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते। फिर लोग बोलते हैं जी। आपको समझ नहीं आ रहा, तो मैं चुप हो जाता हूँ। सही बात। एक अंतिम सवाल यहाँ पे रोशन जी का है, ये कह रहे हैं, हमारे नियमित दर्शक हैं, धन्यवाद। ये रेमन लाइफस्टाइल के बारे में पूछ रहे हैं, घाटा हो रहा है अभी इनको, 400 के भाव पे लिया हुआ है, क्या करें? रेमंड लाइफस्टाइल जी। 750 का जो भाव दिखाता है वो है। हाँ, अभी 750 ही है, 752 है। तो ये मेरे हिसाब से एक बढ़िया बेट होनी चाहिए। देखिए, अगले 2 साल में अर्निंग्स में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है और जनरली हमें लगता है टेक्सटाइल और खास करके रिटेलिंग इंडिया में बढ़िया रहना चाहिए एज अ सेगमेंट। इनके पास ऑब्वियसली बड़े बड़े ब्रांड्स हैं और जो हमने अर्बनाइजेशन और पर कैपिटा इनकम बढ़ने की बात बोली, उसका फायदा इनको भी होना चाहिए। अगले 2 साल ग्रोथ रेट्स वगैरह काफ़ी रैपिड रहने चाहिए। स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। 42-45 रुपए तो अगले साल, तो आप मान के चलो अगले 1.5-2 साल आप होल्ड करते हो तो 50-55 रुपए के आसपास। मेरे हिसाब से 1500-1600 तक के टारगेट्स आपको मान के चलने चाहिए। आप होल्ड करिए, 1500-1600 आपको 1.5 से 2 साल में मिलना चाहिए। जी, यानी थोड़ा धैर्य रखेंगे तो इनका जो अभी 400 रुपये हर शेयर पे नुकसान हो रहा है, वो नुकसान जो है वो पूरा हो सकता है, आगे फायदे में भी आ सकते हैं, लेकिन फिर हम्म। अभी ये इतनी पिटाई क्यों हुई है इसकी? देखिए, पिछले कुछ समय में एक तो जो कंजम्पशन वगैरह अर्बन साइड पे है उसमें इतना पिकअप आया है नहीं। प्लस टेक्सटाइल्स में रेगुलरली पेन रहा बिकॉज ऑफ अवॉइडेंस, क्योंकि यूएस के टैरिफ्स वगैरह के स्ट्रक्चर में लोगों को थोड़ा डर था। और चूंकि ये एक प्रीमियम ब्रांड है तो अर्बन साइड कंजम्पशन इनका मेन ट्रिगर होता है, वहाँ पे उतनी इंप्रूवमेंट हमने पिछले कुछ समय में देखी नहीं है। बट ग्रेजुअली हमें लगता है अर्बन कंजम्पशन में फाइनली जीएसटी कट्स वगैरह, ये सब जो टैक्स कट्स वगैरह हुए उसका इम्पैक्ट और फिफ्थ पे कमीशन वगैरह का इम्पैक्ट, वो सब प्ले आउट हो रहा है। तो वो जैसे जैसे प्ले आउट होता है हमें लगता है वहाँ पे काफ़ी इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। और पिछले कुछ समय में अर्निंग्स में भी कोई खास ट्रैक्शन हमने रेमंड लाइफस्टाइल रिटेल में देखी नहीं। अब जैसे जैसे अगले साल 2 साल हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए, खास करके बॉटम लाइन के लेवल पे। अगले साल तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि लगभग डबल हो जाएगा, उसके अगले साल भी 37-40% जैसी ग्रोथ आनी चाहिए। तो मुझे लगता है जब ये साइकिल प्ले आउट होता है उस पीरियड में आसानी से कंपनी को 30 के आसपास के मल्टीपल मिल जाएंगे। तो 1500-1600 के शुरुआती लक्ष्य लेके आप होल्ड करिए, मेरे हिसाब से वो टारगेट्स आ जाएंगे। जी। शरद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपनी राय रखी और साथ में दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। अंत में कोई डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर जो आप अपनी ओर से बताना चाहें? मेरी पर्सनली कोई होल्डिंग नहीं है, बट हमारे क्लाइंट्स की, हमारी कंपनीज की होल्डिंग्स हो सकती जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी अपनी होल्डिंग नहीं है तो अपना पैसा कहाँ लगाते हैं? है। हम लोग को अलाउड नहीं है ना सर। अब जब होल्डिंग होने लगेगी तो फिर मैं आपसे बात ही नहीं कर नहीं, पाऊंगा। मालूम है मुझे कि आपको अलाउड नहीं है, लेकिन जस्ट एक नहीं, हम क्यूरियोसिटी, लोग म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट तो करना होता है ना वो, म्यूचुअल म्यूचुअल फंड्स फंड के थ्रू। लगा। जी, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आशा करते हैं आपसे जल्दी ही फिर बात होगी। नमस्कार।